नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अमेरिका के एक खुलासे ने भारत के उस घिनौने सच को सामने रख दिया है जो हमें और आपसे छुपाया जा रहा था। मतलब भारत के चुनाव में अमेरिका का सीधा सीधा हस्तक्षेप। और मोदी जी के 48 घंटे के बाद लौट के आने के बाद उसमें भयंकर करोड़ों रुपए की कटौती का खेल क्या है, इसको समझने के लिए मुझे लगा कि नागपुर चलता हूँ। राजीव रंजन भाई बिजनेस के बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वो मुझे समझाएंगे खेल क्या है। लेकिन बातचीत शुरू करी तो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई। आजादी के बाद से 2014 तक देश ने 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था। आजादी के बाद 1947 से 2014 तक हमारे विश्व गुरु माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल 11 साल में इससे 3-4 गुना ज्यादा कर्जा ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री जी की उम्र 150-200 साल हो, लेकिन जो हालात हैं 75 साल के हो चुके, 2-3 साल बाद राजनीति तो छोड़ ही देंगे, वो उम्र हो जाएगी। उसके बाद मेरे और आपके बच्चे जिंदगी भर बीत जाएगी कर्जा देते देते, और उनके बच्चे और उनके बच्चे भी कर्जदार रहेंगे। देश के ऊपर उन्होंने इतना कर्जा चढ़ा दिया है। और हमारी गोदी मीडिया आंखें बंद करके हिंदू मुसलमान करने और मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढने, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में व्यस्त है। राजीव रंजन जी का ये खुलासा आपके होश उड़ा देगा। सीधे चलते हैं नागपुर, बात करते हैं राजीव जी से। और दिल थाम के पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, और फिर राजीव रंजन की सारी बात सुनिए। राजीव जी, एलन मस्क ने कहा है कि भारत में चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो करोड़ों रुपए की धनराशि दी जा रही थी उसमें कटौती कर ली गई। मोदी जी पे तमाम सवाल उठ रहे थे कि किस तरह भारतीयों को बेइज्जत करके वापस भेजा जा रहा है। इस बीच में 48 घंटे के अंदर भारत के करोड़ों रुपए की कटौती कर दी है अमेरिका ने। शेयर बाजार मंडे को खुलेगा, जाहिर है फिर धड़ाम होगा। लेकिन अमेरिका बार बार ये बैंड क्यों बजा रहा है भारत की? अभी 48 घंटे हुए हैं मोदी जी को आए हुए, और एलन मस्क ने घोषणा कर दी कि साहब तुम्हारी कटौती बंद, तुम्हारे पैसा देना बंद, कटौती शुरू। संजय जी देखिए, ये अमेरिका जो है इस ये दे आर इन बिग ट्रबल, बिग मेस। आप समझिए, इनकी इकोनॉमी है कुछ 28-29 ट्रिलियन डॉलर की, और इनके ऊपर में डेट है 36 ट्रिलियन डॉलर का। ठीक है, तो अभी जो कंट्री का मेन फोकस जो है, ट्रम्प बोल लीजिए या ये जो अभी गवर्नमेंट है वहां पे, इनका मेन फोकस है कि कैसे हम डेट को अपने कम करें। और राजीव जी, उस डेट के राजीव जी, मेरे दर्शक बहुत थोड़े सामान्य कैटेगरी के लोग भी हैं, जो गरीब हैं, जो गार्ड हैं, जो गांव में, तो वो ये टेक्निकल शब्द थोड़ा मुश्किल से समझते हैं। तो इसको हिंदी भाषा में समझाइए कि कर्जा अच्छा, कितना है और देना कितना है, इस तरह हाँ, समझाइए। देखिए जो कर्जा है अमेरिका के ऊपर में, ये कर्जा जो है 36 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है। एक आप मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए कि भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर है, तो जितनी भारत की इकोनॉमी है इसका 9 गुना जो है वो अमेरिका के ऊपर में कर्जा है। ठीक है, और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 1776 में अमेरिका बना था। ठीक है, इंडिपेंडेंस मिला था। 1776 से लेके 1981, यानी जब रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, ये 1776 से 1981 तक यानी 205 साल में अमेरिका का जो कर्जा, जो डेट था, वो 1 ट्रिलियन डॉलर पहुंचा। यानी 205 साल इसने लिए 1 ट्रिलियन डॉलर की 1 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे तक पहुंचने में, और सिर्फ आगे के 44 साल में 1 ट्रिलियन डॉलर से ये 35 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गए। तो यानी कर्जे के दुष्चक्र में अमेरिका फंस गया। इसके ऊपर में बहुत बड़ा प्रोग्राम मैंने मेरे भी यूट्यूब चैनल करंट पे बनाया था कि कर्जे के दुष्चक्र में कैसे सुपर पावर फंस गया है। ठीक है, तो अमेरिका आज की डेट में कर्जे के दुष्चक्र में है, और अमेरिका को इससे बाहर निकलना है। ये डोनाल्ड ट्रंप की पूरी नीति है, क्योंकि इनका जो जीडीपी जो है, जो इनकी अर्थव्यवस्था है, ये सिर्फ 28 ट्रिलियन डॉलर की है। तो इनकी जीडीपी से ज्यादा जो है वो कर्जा है इनके ऊपर में, कंट्री के ऊपर में। तो वो जितने भी अनावश्यक खर्चे हैं, अननेसेसरी खर्चे जो कर रही है, उन सारे खर्चों को ये काट रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये सब खर्चे जो हैं, ये बेसिकली सीआईए जो है, जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, ये फॉरेन कंट्रीज के अंदर में वहां के पॉलिटिशियंस, वहां के एनजीओज और वहां के दूसरे तमाम तरीके के लोग जो इनके लिए इंटेलिजेंस का काम करें,
उनको ये अलग अलग मदों में दिखाते थे कि हम पैसा दे रहे हैं। अभी ये किसको मालूम है कि ये जो पैसा आ रहा था इंडिया में $21 मिलियन, $25 मिलियन, जो भी है अमाउंट, जो फंडिंग हो रही थी कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ना चाहिए, ये पैसा किसको मिल रहा था? हु वाज द बेनिफिशियरी? सरकार को तो नहीं मिल रहा होगा, तो ये किसको पैसा जा रहा था? तो ये बहुत सारी सीआईए जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है अमेरिका की, वो ऐसी अलग अलग मत दिखा के उसमें खर्चे करता है। तो एक तरीके से अच्छा ही है, भारत के अंदर में जितनी भी ये जासूसी गतिविधियां और जितने भी ये देश के दलाल जो बैठे हुए हैं, जो अमेरिका से पैसे लेके इस देश के बारे में उटपटांग चीजें बाहर बताते हैं, कम से कम उन लोगों से भारत को मतलब देश को निजात मिलेगा। अमेरिका से फंडिंग कट गई अगर इन सब चीजों की, तो एक तरीके से ठीक है। और भारत को क्यों जरूरत है? भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए हमें अमेरिका से पैसे की क्यों जरूरत है? ये तो अपने आप में बहुत बड़ा मतलब एक प्रश्न चिन्ह लगाता है इस तरीके की फंडिंग्स को। तो ये कट हुई, बहुत अच्छी बात है। आपने दूसरा सवाल किया शेयर मार्केट का। संजय अभी जी एक एक सेकंड बात, अभी अभी एक सेकंड में आता हूँ। अब मैं फिलोसफी का स्टूडेंट रहा हूँ। फिलोसफी में एक हमने पढ़ा है कि एक चारवाक दर्शन होता है। तो चारवाक दर्शन का मुख्य सिद्धांत है कि कर्जा ले लेके घी पियो, बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा, पता नहीं फिर मरने के बाद क्या होगा। तो उसका दर्शन ही यही है कि जितना कर्जा ले सकते हो उतना कर्जा लो, मौज करो। अमेरिका भी ने भी भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मैं अभी आपसे ये भी जानूंगा कि भारत में जितना कर्जा आजादी के बाद से 2014 तक लिया, हमारे माननीय विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी ने 2014 से 2025 11 सालों में उसका कितना गुना ले लिया, ये भी आपसे जानूंगा। एक दूसरी बात है, लोग ये जानना चाहते हैं, लोगों के मन में सवाल होगा कि अमेरिका इतना कर्जदार किसका है, क्योंकि लोग तो सामान आदमी समझता है कि अमेरिका ही कर्जा बांटता है। तो अमेरिका किसका कर्जदार है? मतलब एक सामान आदमी, ये दिमाग में इसके पहला सवाल ये आएगा कि अमेरिका को किसका पैसा देना है, किससे कर्जा लिया, कौन आदमी ऐसा है जिसने अमेरिका को कर्जा दिया? जरा वो भी पूरे गणित समझा दीजिए कि क्या गणित। बहुत ही बढ़िया और उम्दा आपने सवाल पूछा है। देखिए अमेरिका जो, जैसे इंडिया में हम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो हैं वो हमारे बैंक्स खरीदते हैं। अमेरिका में डायरेक्टली पब्लिक जो है वो बॉन्ड्स खरीद सकती है, सरकार के ट्रेजरीज जो है, ट्रेजरी नोट खरीद सकती है, ठीक है। तो वहां पे ऑलमोस्ट 60% जो अमेरिकी सरकार के ऊपर में जो कर्जा है वो वहां की जनता ने ही सरकार को पैसा दिया, और करीबन 40% के आसपास फॉरेन कंट्रीज ने लेंडिंग की है, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो है जापान। जापान करीबन $1.2 ट्रिलियन के आसपास में जो है वो जापान ने ट्रेजरी नोट्स खरीद के रखे हैं अमेरिका के। ऑलमोस्ट $1.1 ट्रिलियन के आसपास में चाइना का कभी था, जो घट के 850-900 बिलियन डॉलर पे आ गया है। इंडिया जो है, इंडिया ने भी करीबन 250 से 300 बिलियन डॉलर का ट्रेजरी नोट खरीदा है, यानी कर्जा, मतलब बेसिकली अमेरिका के ऊपर में वो कर्जा है एक तरीके से। तो ऐसे तमाम विश्व के देश जो डॉलर में अर्निंग करते हैं, अब मान लीजिए इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं जो डॉलर लेके आ रहे हैं और बैंक में रख रहे हैं, तो बैंक्स क्या करेगी? बैंक्स को उठा के आरबीआई को देती है। आरबीआई डॉलर्स का क्या करेगी? अंडे तो देगा नहीं वो आरबीआई के खजाने में पड़े पड़े। तो आरबीआई क्या करता है? सरकार के एवज में वो खरीदता है अमेरिका के ट्रेजरी नोट्स को, ठीक है। यानी आरबीआई, और उसके ऊपर में वहां से हमको इंटरेस्ट मिलता है आरबीआई को, जो हर साल आरबीआई डिविडेंड के रूप में भारत सरकार को दे देता है, ठीक है। जो भी यूएस की ट्रेजरी में इन्वेस्ट करता है, वही वहां से जो इंटरेस्ट आता है उसी को डिविडेंड करके भारत सरकार को दिया जाता है। तो अमेरिका जो है वो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मतलब देशों से उसने कर्जा लिया है। उसने अपने डोमेस्टिक जो जनता है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनसे भी कर्जा लिया है। वहां पे भी ऐसा नियम है कि जितने भी जेपी मॉर्गन से लेके सिटी बैंक तक जितने भी वहां बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं, सबको गवर्नमेंट का ट्रेजरी, गवर्नमेंट का बॉन्ड्स खरीदना पड़ता है, ठीक है। भारत में ये 21% है, वहां इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये जो लोन है इसके दो पार्ट्स हैं अमेरिका के। एक है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कर्जदार, एक है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का कर्जदार। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स में सबसे बड़े जिनका कर्जदार है वो है जापान, फिर आता है चाइना, सऊदी अरेबिया, अलग अलग देश जो है, फिर उसके बाद में आते हैं जिनसे अमेरिका ने कर्जा लिया है। अब आपने दूसरी बात भारत की बोली। देखिए मैंने बहुत पहले एक स्टोरी किया था कि 2014 तक भारत के ऊपर में जो टोटल डेट था वो था 55 लाख करोड़ का। यानी 1947 में जब देश आजाद हुआ तब
जब देश 1947 में आजाद हुआ तब से लेकर 2014 यानी जब तक मोदी जी आए तब तक कर्जा हुआ था इस देश के ऊपर में 55 लाख करोड़ का। 55 और लाख 2014 से, हाँ 55 लाख करोड़ का, और 2014 से 2024 के बीच में ये डेट बढ़ के 55 लाख करोड़ का डेट बढ़ के 185 लाख करोड़ के आसपास चला गया। मर गए। तो यानी आप आजादी के बाद समझिए, से 2014 तक जितना कर्जा लिया, हमारे विश्व गुरु जी ने 11 साल के अंदर उससे 3 गुना कर्जा ले लिया भारत के ऊपर। एग्जैक्टली। तो वाह! भारत में जो हम ये डेवलपमेंट ये लोग बोलते हैं कि हमारी जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैंने दसों बार बोला है, अलग अलग मंचों पे आर्टिकल्स लिखे हैं कि ये जो जीडीपी जो ग्रोथ हो रही है, ये जीडीपी ग्रोथ का मेन रीजन है डेट फ्यूल्ड ग्रोथ है। ये जो हम कर्जा ले रहे हैं, जो सरकार कर्जा ले रही है, वही कर्जे को जो है ये ग्रोथ में लगा रही है। इस बात को आप समझिए संजय जी कि जीडीपी का जो फॉर्मूला है उसमें 4 इंजन ऑफ ग्रोथ होते हैं। पहला होता है कंजम्पशन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, तीसरा होता है सरकारी खर्चा, और चौथा होता है एक्सपोर्ट। हमारे बाकी तीनों इंजन जो है फुस है, कोई दम नहीं है उसमें। हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। कंजम्पशन का शेयर जो है वो भी घटा है। मनमोहन सिंह जी के टाइम में 65% के आसपास होता था, जो आज 60 से 61% हो गया है जीडीपी का। प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट कंपनीज जो है, रिलायंस, अदानी टाइप, इनको जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उतना इन्वेस्टमेंट ये कर नहीं रहे। इन्वेस्टमेंट भी घटा हुआ है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो भी घटा हुआ है। तो ये जो बड़े बड़े औद्योगिक जो घराने हैं, ये इन्वेस्टमेंट भी ठीक से नहीं कर रहे। ठीक है, तो चौथा इंजन जो है सरकार, यही पूरी इकोनॉमी को खींच रही है पिछले 10-11 साल से। और इसी कारण से ये इकोनॉमी को कैसे खींचेगी? तो पहले तो अलग अलग तरीके के टैक्स लगा के इसने टैक्स के बोझ से मार डाला जनता को। दूसरा, इन्होंने कर्जा बहुत ज्यादा लिया है। 55 लाख करोड़ से आज सोचिए कहां पहुंच गए हम, 185 लाख करोड़ पहुंच गए। तो कितना ज्यादा कर्जा लिया है। तो टैक्स कलेक्शन के थ्रू भी ये पैसा बहुत ज्यादा इन्होंने रेज किया है, जीएसटी और तमाम तरीके के सेस और ये सब लगा के। और दूसरी तरफ इन्होंने कर्जा भी बहुत लिया है। तो ये जो बार बार जीडीपी ग्रोथ बोलते हैं कि हम इतने परसेंट से बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, अरे भाई वो कर्जे से बढ़ाया गया है। देश के लिए जो आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है, बढ़ता हुआ पब्लिक डेट। इसीलिए निर्मला सीतारमन ने इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया नहीं है ज्यादा। इनफैक्ट लास्ट 2 साल से 2023-24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा था 10 लाख करोड़ का, और 2024-25 में रखा था 11.1 लाख करोड़ का। दोनों साल कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है। 2023-24 में 9.5 लाख करोड़ का हुआ, यानी 50,000 करोड़ कम कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। और 2024-25 में 11.1 रखा था बजट में, और खर्चा सिर्फ इन्होंने किया 10.1 लाख करोड़, यानी 1 लाख करोड़ वहां भी कम हुआ है, लगभग 1 लाख करोड़। तो आप समझिए कि एक तरफ तो टैक्स से आपको और मेरे को, हम लोगों को निजात मिल नहीं रही है। इस बार जरूर इन्होंने बजट में कुछ घोषणा की है, परंतु हम मतलब इस घोषणा के पहले तक तो यहाँ का आम आदमी, मिडिल क्लास मरा हुआ था। ठीक है, तो आपने टैक्स के बोझ से भी लोगों को मार दिया, और आप कर्जे पे कर्जा भी लिए जा रहे हो। आज इंडिया का पब्लिक डेट जो है वो हो गया 83%। जो एफआरबीएम एक्ट है, जो आपके दर्शकों के लिए बता दूं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट जो है, ये 2008 में मनमोहन सिंह के टाइम में आया था। एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट जो है 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट का डेट 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और टोटल डेट 60% इंडिया की जीडीपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज की डेट में स्टेट गवर्नमेंट जो 31 स्टेट गवर्नमेंट्स है प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है, ये 83% क्रॉस कर गया है। ठीक है, तो हमारा जो एफआरबीएम एक्ट बोलता है 60%, ये तो आप उसके बहुत ऊपर क्रॉस कर गए। जीडीपी कितनी है? 320 लाख करोड़ के आसपास में, 300-350 लाख करोड़ के आसपास में। तो आप समझिए उसका 20 से 30% जो है एक्स्ट्रा डेट आपने लिया। आपकी जीडीपी जिस स्पीड से ग्रो हो रही है, उस स्पीड से अधिक ग्रोथ, मतलब तेजी से ग्रोथ जो है वो आपके डेट का हुआ है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए निर्मला सीतारमन जो है हर बार जो है बजट में बोलती है कि मैं अपना ये कम कर रही हूँ, फिस्कल डेफिसिट कम कर रही हूँ,
फिस्कल डेफिसिट कम करूं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि जितनी आमदनी हो रही है उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो ये जो डेफिसिट जो है उसको कर्जा लेके भरा जाता है। अब जो हम ऑलरेडी कर्जा लेके खा पी के पचा गए हैं, उसी में टोटल टैक्स कलेक्शन का 25%, जो भारत सरकार का रेवेन्यू है उसका 25% यानी 1/4 पैसा जो है वो खा पी के जो लोन पचा गए उसमें चला जाता है। तो संजय जी, आर्थिक जो फाइनेंशियल सिचुएशन है अच्छी नहीं है और जनता को छुपाया जाता है, जनता को फाइनेंशियल रिपोर्टर्स को ढंग से लिखने नहीं दिया जाता है और सभी को स्टॉक मार्केट की चकाचौंध से जो है प्रभावित किया गया है। सबका जो है मेंटली जो है लोगों को जो है मतलब आप समझ लीजिए हाईजैक कर लिया गया है और उनको ये बताया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट ऊपर गया। मोदी जी के टाइम में तो देश ने बहुत तरक्की की, परंतु यदि आप वास्तविक रूप से देखेंगे तो ये सारी तरक्की जो है ये डेट फ्यूल्ड तरक्की थी। 55 लाख करोड़ से 185 लाख करोड़ पे जो हमारा डेट चला गया, 3 गुना से ज्यादा हो गया है, ये बताता है कि देश जो है कितने विषम परिस्थिति में जा रहा है। जी संजय जी। गजब बातें बता दी आपने, रातों की नींद उड़ जाएगी सुनकर लोगों की। ये तो वही हुआ कि भगवान मोदी जी की उम्र 100-150 साल करे, लेकिन जो हालात हैं, मोदी जी 75 साल के हो गए और 2-3 साल की राजनीति करेंगे, फिर मोर को दाना खिलाएंगे। लेकिन जो कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा गया, तो राजीव रंजन और संजय शर्मा और अन्य जैसे 140 करोड़ की देश की जनता, वो आने वाली 3-3 4-4 पीढ़ियां हमारी कर्जा ही उतारती रहेंगी। हर भारतीय के सिर पे गजब कर्जा बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने इतना समय दिया, हमें बातचीत की। हमारे बच्चों को तकलीफ होगी संजय जी। बच्चों को तो- फ्यूचर जनरेशन इज इन ग्रेव ग्रेव डेंजर। जी बहुत शुक्रिया राजीव जी, थैंक यू सर। सुना आपने, मुझे यकीन है आपके होश उड़ गए होंगे ये बात सुनकर। क्या हाल किया है देश का मोदी जी ने। लेकिन हम सब निश्चिंत बैठे हुए हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान करना ज्यादा जरूरी है। आपके प्यार भरी कमेंट का और आपकी राय का मुझे ध्यान रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।